नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम विभक्ति और कारक के बारे में सीखेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा कि किसी वाक्य में शब्दों के बीच सही संबंध न हो तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जब हम वाक्य में ने, को, से, का, में पर जैसे छोटे शब्द जोड़ते हैं तो वाक्य का अर्थ साफ हो जाता है। इन्हीं शब्दों को व्याकरण में कारक चिह्न या विभक्ति कहा जाता है। इस पाठ में आप समझेंगे कि कारक क्या होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से क्या संबंध होता है। हम यह भी जानेंगे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। उदाहरणों के माध्यम से आप यह पहचानना सीखेंगे कि वाक्य में कौन सा शब्द किस कारक में है। अध्याय 8 विभक्ति या परसर्ग। घने जंगल एक गुफा थी। गुफा एक शेर रहता था। मतलब कमी लग रही है आपको किसी यहाँ पर शब्द की या वर्ण की या किसी कारक तो कहते ही हैं इनको, जो जिसकी कमी लग रही है। बट जनरली आप पढ़ के देखिए कि क्या लग रहा है, क्या कमी लग रही है। एक दिन शेर सो रहा था, तभी बिल एक चूहा निकला। वह शेर नाक कूदने लगा। शेर नींद खुल गई। वह गुस्से आ गया, उस चूहा पकड़ लिया और खाने तैयार हो गया। ऊपर दिए गए वाक्यों में कुछ कमियां हैं जिससे कहानी पढ़ने में रोचक नहीं लग रही। अब फिर से पढ़िए। घने जंगल में एक गुफा थी। गुफा में एक शेर रहता था। एक दिन शेर सो रहा था, तभी बिल में से एक चूहा निकला। वह शेर की नाक पर कूदने लगा। शेर की नींद खुल गई। वह गुस्से में आ गया, उसने चूहे को पकड़ लिया और खाने को तैयार हो गया। अब कहानी पूरी तरह पढ़ने में रोचक लग रही है। यह उन शब्दों चिन्हों के प्रयोग से हुआ है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। इन्हें कारक चिन्ह, परसर्ग या विभक्तियां कहा जाता है, जो संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, जैसे जंगल एक संज्ञा है और एक गुफा थी, ये वाक्य के अन्य शब्द हैं। तो जंगल का इन सबसे संबंध किसने जोड़ा? मैंने। गुफा एक संज्ञा है, एक शेर रहता था, तो गुफा का इन सबसे संबंध किसने जोड़ा? मैंने। तो इसलिए ये शब्द परसर्ग विभक्ति कहा जाता है, इनको कारक चिन्ह कहा जाता है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से उनका संबंध दूसरे शब्दों से जाना जाता है उन्हें कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कितने? 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इनके सबके चिन्ह क्या क्या हैं वो देखिए आप। दिए गए कारक और उनके विभक्ति चिन्हों को देखिए और पढ़िए। जैसे कर्ता ने, इनको ऐसे याद कर सकते हैं आप। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के, रे रा, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। ये कारक चिन्ह आपको याद करने हैं। कर्ता ने जो काम करता है। रमेश ने आम तोड़े। कर्म को जिस पर क्रिया का फल पड़े। कलम को इधर रख दो। करण से, करण होता है जिसके द्वारा, या से जिस साधन से काम हो रहा हो। गोपाल खिलौनों से खेल रहा है। संप्रदान का है के लिए या को जिसके लिए काम किया जाए। मैंने आपके लिए सूट खरीदा। अपादान से जिससे कोई वस्तु अलग हो, अलग होना। तारा की आंख से आंसू निकल पड़े। संबंध का के की रा रे री, जो दो शब्दों का संबंध जोड़े। साक्षी की बहन आई हुई है। अधिकरण में पर, जिसमें जिस पर कर्ता काम करे। टेबल पर पुस्तक रखी है। संबोधन हे अरे ओ, ये जिससे किसी को बुलाया जाए। जैसे संबोधन करके आवाज़ लगाते ना, वो सुन, ऐसे अरे तुम कब आई। तो इसमें किसको कहा गया है उसका नहीं पता किसको कहा गया, लेकिन अरे वर्ड उसके लिए यूज़ किया गया, उसको संबोधित करने के लिए। कर्ता कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप द्वारा क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे ललित कहानी सुना रहा है, ललित ने कहानी सुनाई। ऊपर दिए गए वाक्यों में सुना रहा है, सुनाई क्रियाएं हैं।
अब प्रश्न करें कि कौन, किसने, क्या, तो उत्तर मिलेगा ललित। तो स्पष्ट है कि ललित करता है और कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब पहले वाला वाक्य तो बिना विभक्ति के, विभक्ति चिन्ह नहीं है उसमें कर्ता कारक की, और दूसरे वाले में है, तो उसमें हो भी सकता है नहीं भी, पर कहाँ कहाँ होता है। कभी कभी कर्ता कारक के लिए को उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे मोना को दवाई लानी है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में से के द्वारा का प्रयोग होता है। रुचि द्वारा पढ़ाई की जा रही है, दादाजी से चला नहीं जाता। तो ये सब कर्ता कारक के ही हैं। अब है कर्म कारक। जिस कार्य को कर्ता करे उसे कर्म कारक कहते हैं। दीनू पौधे लगाता है। दीनू क्या लगाता है? पौधा। दीनू पौधों को लगाता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रिया के साथ प्रश्न करें कि क्या लगाता है, तो उत्तर मिलेगा पौधा या पौधे को। कहा जा सकता है कि पौधा पौधे को कर्म कारक है। इसमें भी को उपसर्ग लिखा हो भी सकता है और नहीं भी। फिर है करण कारक। कर्ता जिस माध्यम से कार्य करता है, क्रिया करता है, वही करण कारक होता है। नीतू फूलों से रंगोली बनाती है। अभी यदि है इसमें नीतू फूलों से रंगोली बनाती है, तो इसमें देखिए फूलों से साधन है, तो इसलिए ये हो गया करण कारक। अब इसको हम ऐसे लिख दें, नीतू ने फूलों से रंगोली बनाई, तो ये हो गया हमारा कर्ता कारक भी हो गया ने। अब हम इसको ऐसे लिखें, नीतू ने फूलों से रंगोली को बनाया, तो जो रंगोली को है वो कर्म कारक भी हो गया। तो इस तरह से सबके अलग अलग कारक हैं। इस वाक्य में प्रश्न पूछे कि किससे रंगोली बनाती है, तो उत्तर मिलेगा फूलों से। तो स्पष्ट है कि फूल साधन है और करण कारक है। करण कारक में से प्रसर्ग के अतिरिक्त के द्वारा के साथ द्वारा का प्रयोग भी होता है। रोमा कार द्वारा दिल्ली चली गई, अध्यापिका ने कलम के द्वारा हस्ताक्षर किए। अब है संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करे या जिसको कुछ दिया जाए उसको संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे माँ ने अरिका के लिए उपहार खरीदा। माँ द्वारा अरिका को उपहार दिया गया, तो अरिका को। अब इसमें प्रश्न किया जाए, मतलब अरिका को, इस वाक्य में प्रश्न पूछे कि किसके लिए उपहार खरीदा गया, किसको उपहार दिया गया, तो उत्तर है अरिका के लिए या अरिका को। तो ये संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक और कर्म कारक दोनों के प्रसर्ग को हैं, पर दोनों में अंतर है। वाक्य में जिस संज्ञा पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक होता है, जबकि संप्रदान कारक में के लिए के वास्ते का भाव मुख्य रहता है। मतलब कर्म तो वो है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, और के लिए के वास्ते है तो वो संप्रदान कारक है। देने के अर्थ में को का प्रयोग भी संप्रदान कारक है। अपादान कारक। वाक्य के जिस संज्ञा या सर्वनाम से अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहा जाता है। जैसे मेहुल के हाथ से जग गिर गया। अब से जो है वो करण कारक में भी प्रयुक्त हुआ था, लेकिन दोनों के अर्थ में अलग अलग है। इसमें साधन के द्वारा के लिए के रूप में यूज होता है, इसमें अलग होने के सेंस में यूज होता है। अब जैसे कहाँ से जग गिर गया, हाथ से, तो अतः है अलग होने का भाव है, यह अपादान कारक है। इसके अलावा जिन शब्दों से निकलना, सीखना, तुलना, घृणा, भय, ईर्ष्या, दूरी आदि का बोध हो वे भी अपादान कारक हैं। दिए गए कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। टीना रवि से अच्छा गाती है, अध्यापिका कार से उतरी। करण कारक का प्रसर्ग भी से है, परंतु ध्यान रहे अर्थ की दृष्टि से दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। करण कारक में यह साधन के रूप में प्रयुक्त होता है तथा अपादान कारक में यह अलगाव के रूप में प्रयुक्त होता है। खुशी फूलों से गुलदस्ता बनाती है, करण कारक है क्योंकि साधन है, और यहाँ पर देखिए खुशी कुर्सी से गिर गई, तो अपादान कारक है, वो उसमें अलग होने का भाव आया कि कुर्सी से गिर गई। संबंध कारक। किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताया जाए तो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे आज अरुण भाई का जन्मदिन है। इस वाक्य में प्रश्न करें कि किसका जन्मदिन है, तो अरुण का। अरुण और जन्मदिन का यह आपस में संबंध होने का कारण यह संबंध कारक है। इसमें का, की, के, रा, री, रे प्रसर्ग चिन्ह होते हैं। अधिकरण। जिस संज्ञा रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे चिड़िया वृक्ष की डाल पर बैठी है,
यदि यहाँ प्रश्न किया जाए कि कहाँ बैठी है, तो उत्तर होगा डाल पर। स्पष्ट है, यहाँ अधिकरण कारक है। इसका पदसर्ग है मे पर। रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। कभी कभी पदसर्ग के बिना भी अधिकरण का प्रयोग होता है अधिकरण कारक का। जतिन के घर लगा आंवले का वृक्ष अब फलने लगा है। संबोधन कारक, जिस संज्ञा के रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे ओ लड़के जरा सुन तो, हे प्रभु रक्षा करो। इसमें शब्द के पहले अरे, हे तथा ओ आदि का प्रयोग होता है। जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से उनका संबंध दूसरे शब्दों से जाना जाता है उन्हें कारक कहते हैं। कारक चिन्ह को पदसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। जिस संज्ञा के रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। बच्चों, कारक और विभक्ति का सही ज्ञान हमें शुद्ध, स्पष्ट और अर्थपूर्ण वाक्य बनाने में मदद करता है। ध्यान से सुनिए, समझिए और अभ्यास कीजिए। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक व्याकरण विषय के साथ। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।